हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड मैप ऑफ नोड.जेएस। कैसे आप जो है नोड.जेएस डेवलपर बन सकते हैं या फिर आपको क्या चीजें आना चाहिए नोड.जेएस सीखते टाइम। तो ये सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके से अगर आपको मर्ज टैग सीखना है तो काफी सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सो मेक श्योर आपको जो भी अच्छा लगे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नोड.जेएस के बारे में, लेकिन उससे पहले देखिए आपको जो है जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। अब क्या चीज़ें जावास्क्रिप्ट में आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं आपको गूगल पे बता देता हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी सारा जो है गूगल पे भी अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है प्लान कर सकते हैं। नॉर्मल भी अगर आप ES6 भी सीख लेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ES6 जावास्क्रिप्ट, काफ़ी सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, यानी बहुत से। देखिए जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट है, सब कुछ सीखते बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका टाइम जा सकता है। तो कोई भी आप क्रैश कोर्स देख सकते हैं, एटलीस्ट 1 से 2 बार उसको देखें, उसके बाद में ही नोड.जेएस पे काम करें, क्योंकि नोड.जेएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट अगर आप सीखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो बेसिक नॉलेज मिलेगा, और नोड.जेएस में आपको प्रैक्टिकली जो है एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अपना लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है। तो आप क्या करें, यहाँ से कोई भी देखिए, जरूरी नहीं है W3 स्कूल, अगर आप बैक आके करेंगे तो काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट tutorial.net है, तो यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारा जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। जावास्क्रिप्ट लेट, वेरिएबल, कॉन्स्ट क्या हो सकता है, टेम्पलेट लिटरल्स, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, डिफॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको सीखना ही है, एक ना एक बार तो आपको इसको देखना ही पड़ेगा, उसके बाद में ही फिर आप जो है नोड.जेएस पर काम करिए, तभी जो है आप अच्छा नोड.जेएस डेवलपर बन पाएंगे। वरना फिर बार बार आपको वापस आके जो है जावास्क्रिप्ट का बेसिक देखना पड़ेगा, फिर उसमें टाइम भी कंज्यूम होगा और फिर आपका लॉजिक भी बिल्ड नहीं होगा। एक बार अगर आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया हो गया ये कैसे काम करता है, तो फिर आपका लॉजिक जो है फास्ट बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। वरना फिर आप स्टक रह जाएंगे, बार बार आपको जो है समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रही है। तो इसके लिए आप क्या करें, पहले शुरू अपना बेसिक कवर कर लें, कोई भी एक क्रैश कोर्स देख लें। हार्डली जो है आपको 1 से 2 घंटे का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, कहीं से भी देखिए, जरूरी नहीं आप जो है मेरे चैनल पर देखिए, जहां से आपको अच्छा समझ में आता है आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में फिर देखिए, अब जैसे आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे, आपको नोड.जेएस की वेबसाइट पे भी लेके चलता हूँ, nodejs.org, और यहाँ से अगर आप डॉक्स पर क्लिक करेंगे कि काफ़ी कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये क्या सारी चीज़ें हमको सीखना चाहिए, देखिए ज़रूरी नहीं है। इनमें से हमको क्या सीखना है, हम मोस्टली जो है नोड.जेएस में जो है अभी के टाइम पे बात करें तो APIs क्रिएट करते हैं। तो APIs के लिए हम प्योर नोड.जेएस का इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या करते हैं इसके फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। मगर आपको जो है इन डेप्थ प्रोसेस जानना है, आपके पास इतना टाइम है, तभी आप जो है ये सारी चीज़ों को 1 बाय 1 देखिए, वरना आप डायरेक्टली REST API बेस्ड प्रोजेक्ट देख सकते हैं। और इनके साथ आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है देख सकते हैं, नोड.जेएस कैसे काम कर सकता है बिहाइंड द सीन। तो इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती है डे टू डे लाइफ में। जैसे आप कोई भी कंपनी में भी काम करेंगे तो ऑलरेडी वहाँ पर एक फ्रेमवर्क यूज़ होता है, उस पर डायरेक्टली आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि मुद्दा तो टाइम का है ना, टाइम का इशू है हर जगह। तो आपको थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अब नोड.जेएस के साथ में तो काफ़ी सारे आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे कि गूगल करेंगे ना आप, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे गूगल करेंगे आप नोड.जेएस फ्रेमवर्क, इतना लिख के आप सर्च करिए तो देखिए काफ़ी सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्सप्रेस.जेएस मोस्ट कॉमन है, इसी में जो है ज़्यादातर जो है वेब एप्लीकेशंस बनते हैं नोड के साथ में। फिर मीटियोर का भी इस्तेमाल करते हैं, और भी इसमें 2-3 आते हैं, जैसे कि कोई भी एक वेबसाइट में यहाँ पर ओपन करके बता देता हूँ आपको। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पे एक्सप्रेस है, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो Quora.js है, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मीटियोर है। मीटियोर भी काफ़ी पॉपुलर है, इसका भी यूज़ होता है। सॉकेट तो आपने सुना होगा, चैट सिस्टम जब भी आप बनाएंगे तो इसका आपको यूज़ करना पड़ता है। और भी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए Nest.js भी एक पॉपुलर है, लेकिन अभी के टाइम पे मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस का यूज़ किया जाता है। वो डिपेंड करता है आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं लोग, फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी सारे, इसमें 12 है ना, तो 12 तो इतने यूज़ नहीं होते। मोस्ट कॉमन आपको एक्सप्रेस, मीटियोर या फिर Nest.js देखने मिलेगा नोड.जेएस के साथ में। और मोस्टली जो है चांसेस हायर है कि आपको जो है एक्सप्रेस.जेएस का ही ज़्यादातर इस्तेमाल देखने मिलेगा।
तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस का आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं express.js, इस पर क्लिक करिए। इसका भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है और इजीली आप जो इसमें लार्ज से लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इसमें आप MVC पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर अगर आपको माइक्रो सर्विसेज यूज करना है तो फिर उसके लिए लॉजिक अलग लगेगा, PM2 क्लस्टर या एटसेट्रा जो एडवांस लेवल है फिर वो अलग से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बेसिक में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल भी इसके साथ में लार्ज स्केल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। लार्ज का मतलब आप इसमें ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं, CMS बना सकते हैं। और अगर आपको देखना है तो काफ़ी सारा जो है एक्सप्रेस के साथ में ट्यूटोरियल मेरे पास अवेलेबल है, यानी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमने इसी को यूज़ करके बनाए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि जॉब पोर्टल एप्लीकेशन हो गया, फिर ई-कॉमर्स एप्लीकेशन भी हमने इसमें बना के रखा है, ब्लॉग एटसेट्रा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने इसमें ऑलरेडी बना के रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। वन वीडियो भी है, प्लेलिस्ट भी है, तो आपके टाइम के हिसाब से आप जो है फिर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा जो है REST APIs बना सकते हैं और उसको कोई भी फ्रंट एंड के साथ में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डेटाबेस के बारे में कि Node.js के साथ में आप कौन से डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट कॉमनली तो आपको जो है दो डेटाबेस मिलते हैं, एक तो SQL डेटाबेस होते हैं या फिर NoSQL डेटाबेस होते हैं। SQL में आपको टेबल और कॉलम के फॉर्म में डेटा मिलता है और NoSQL में आपको JSON ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यानी की वैल्यू पैड्स के फॉर्म में आपको डेटा मिलता है। दोनों में आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। हालांकि SQL जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप होता है और यहाँ पर जो NoSQL है वो थोड़ा लूजली टाइप होता है, यानी एक बार आपने कुछ भी डिफाइन किया NoSQL में तो उसको आप आगे चल के भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका स्कीमा है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन NoSQL में ऐसा नहीं है, आपको फिर एक बार आपने जो डिफाइन कर दिया ना तो उसमें आप बार बार चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और भी अगर आपको डिफरेंस देखना है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मोस्टली देखिए Node.js के साथ में जो है MongoDB डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक NoSQL डेटाबेस है। अगर आपने टर्म MonStack या फिर MeanStack सुना होगा ना, तो उसमें भी M स्टैंड्स फॉर MongoDB। तो MongoDB काफ़ी पॉपुलर डेटाबेस है, ये NoSQL डेटाबेस है और काफ़ी लाइट वेट है और इसका एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट है। ये सेपरेट सर्वर पे काम करता है। आप इसका क्लाउड वर्जन परचेज कर सकते हैं। अगर आपको होस्टिंग पे नहीं मिलता है ना तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। प्राइसिंग पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 512 MB आपको फ्री में मिलता है। उसके बाद में फिर जैसे आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग जो प्लान है उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी फास्ट है और काफ़ी अच्छा आपको इसका एग्जीक्यूशन टाइम देखने मिल जाता है। अगर आपको MySQL यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। गूगल करेंगे सिंपल, आपको इसके साथ में भी सारा CRUD ऑपरेशन मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ Node.js MySQL, इतना लिख के मैंने सर्च किया। देखिए काफ़ी सारे रिजल्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन आपको हर जगह मिलेगा, बस आपको जो है केयरफुली इसको वॉच करना है कि कैसे ये काम करता है। देख सकते हैं आप, ये है MySQL के साथ में। और इनकेस अगर आपको MySQL के साथ में देखना है तो आप मुझे कमेंट करिए, हम इसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखिए सारा CRUD ऑपरेशन है, सारी क्यूरीज आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। इससे इजी भी है कि अगर आप MongoDB यूज करेंगे ना तो काफ़ी इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतने क्यूरीज नहीं होते जितना आपको MySQL में देखने मिलेंगे। जेसन है, जेसन में ऑलरेडी आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो काफ़ी कुछ आपको पहले से आता होगा। इसीलिए जो है MongoDB काफ़ी रिलायबल है। Node.js के साथ में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में Postgres पे आता है, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। Redis का भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी कुछ है। लेकिन स्टार्ट आप क्या करें, NoSQL के साथ में करें, फिर उसके बाद में SQL पर काम करें। कुछ कंपनीज में देखिए PHP डेवलपर्स होते हैं, अब उनको आदत होती है MySQL की, तो फिर वो Node.js के साथ में भी MySQL डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। तब वो डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। स्मॉल स्केल में अलग हो सकता है, लार्ज स्केल में तो NoSQL डेटाबेस ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन उस कंपनी में अगर MySQL के ज़्यादा डेवलपर है तो फिर वो स्विच इतनी जल्दी नहीं करते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन पर काम करेंगे तो सिक्योरिटी मैटर करती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए जो है ना JSON वेब टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप सर्च करिए JSON वेब टोकन, काफ़ी पॉपुलर है और हर लैंग्वेज के साथ में इसका सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। अभी के टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर है और इसी का यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी रिस्पॉन्स है उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड राउट को जो है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी ईजी है। इजीली जो है सेटअप हो जाता है। इसमें आपका जो भी डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है और फिर डिक्रिप्ट में देखिए कुछ इस तरीके से आपका पेलोड रहता है। पेलोड के अंदर आपका डेटा होता है और अगर आपको पासवर्ड को हैश करना है तो उसके लिए आप bcrypt का भी यूज कर सकते हैं। bcrypt क्या करेगा, पासवर्ड को हैश कर देगा। मैं एक बार बता देता हूँ, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे सर्च करके देख लेता हूँ bcrypt.js,
फर्स्ट पैकेज आपको मिल जाएगा, देखिए काफ़ी पॉपुलर है ये भी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी पासवर्ड है ना उसको हैश कर सकते हैं। इनकेस अगर डेटा ब्रीच भी होता है तो हैकर को इजीली जो है पासवर्ड नहीं मिलता है, उसको फिर उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो आप जो है पासवर्ड को हैश करने के लिए डिक्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रिप्टो का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी पॉपुलर है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉकेट के ऊपर। Socket.io की मदद से आप क्या कर सकते हैं, चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। चैट एप्लीकेशन तो आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे सोशल नेटवर्क हो गए, या फिर स्पेशली कोई भी यहाँ पर आपने पॉपअप देखा होगा, उसमें जो है चैट सिस्टम होता है, तो आप जो है सॉकेट की मदद से कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल है। अगर आप रेस्ट एपीआई से फेमिलियर हो जाए, उसके बाद में आप क्या करें, सॉकेट के ऊपर जंप करें। यहाँ पे काफी एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। एग्जांपल पर क्लिक करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर टू डू का एग्जांपल है। आप चाहे तो कोई भी चैट एप्लीकेशन इसकी मदद से बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक जल्दी इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो उसमें सॉकेट को कंप्लीटली हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। अगर आप थोड़े से एडवांस या फिर इंटरमीडिएट हो जाए ना, तभी आप क्या करें, सॉकेट पर काम करें, वरना आप कंटिन्यू करें बेसिक रेस्ट एपीआई के साथ में। वहां पे अगर आपको अच्छी ग्रिप आ जाए, तब आप जो है सॉकेट के ऊपर जंप करिए। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ एडवांस टॉपिक भी है, लोड बैलेंसिंग, M2 क्लस्टर, फिर प्रोसेसिंग टाइम एंड परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें भी हमको देखना पड़ती है, लेकिन फिर वो प्योर आपको जब बैकएंड पे काम करना रहा, तभी आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी, क्योंकि वो सिंगल मैन का काम नहीं है। उसके लिए आपको जो है एक टीम में काम करना पड़ता है, और उसी में आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। इवेंट लूप में क्या है कि कैसे जो है प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी मदद से फिर आप क्या करेंगे, लोड बैलेंस करेंगे, यानी आपकी एप्लीकेशन का फ्लो। जैसे कि अगर आप गूगल भी करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर लोड बैलेंसर का एग्जाम्पल है, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं आप। ये जो भी सर्वर्स है, यानी ये क्या है, हमारे क्लाइंट है, तो क्लाइंट कैसे हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है, तो यहाँ से हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा, उसके हिसाब से फिर हमको लोड बैलेंसर के ऊपर काम करना पड़ता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाता है। एक एंटरप्राइजेस लेवल एप्लीकेशन पर हमको ये सारी चीज़ें देखना पड़ती है। उसी के साथ में फिर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, और साथ ही में आपको जो है डीबगिंग पे भी काम करना पड़ता है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो काफ़ी एरर्स आपको देखने मिलेंगे, और सारे एरर्स को आपको जो है कंसोल पे चेकआउट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं होता है। मोस्टली हम जो है क्लाइंट में पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको पता होगा, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप सर्च कर सकते हैं पोस्टमैन टूल। अगर आप फुल्ली बैकएंड डेवलपर है, तो आपको जो है इंसोमेनिया या फिर पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो भी एपीआई उसको हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, मेथड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में अगर पैरामीटर्स है तो पैरामीटर्स इसके अंदर ऐड करते हैं, हेडर्स, बॉडी सेक्शन, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। तो कोई भी फ्रंट एंड की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप सारे के सारे रेस्ट एपीआईज को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो पोस्टमैन भी आपको आना चाहिए अगर आप बैकएंड डेवलपर कर रहे हैं ना, तो काफ़ी पॉपुलर तो यही है फिलहाल के टाइम पे। और कुछ लोग इंसोमेनिया भी यूज़ करते हैं, मैं तो यूज़ नहीं करता। इंसोमेनिया वाले आपको बहुत कम देखने मिलेंगे, ज़्यादातर तो आपको पोस्टमैन टूल ही यहाँ पर देखने मिल जाता है। इसके बाद में फिर क्या आता है, मोस्ट कॉमन गिट और गिटहब। तो ये तो आपको आना ही चाहिए। आप किसी पर भी काम करो आज के टाइम पे, तो आपको गिट और गिटहब तो आना चाहिए। और लास्ट में बात कर लेते हैं टेस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे Node.js टेस्टिंग, तो इसके लिए भी सेपरेट लाइब्रेरीज आपको देखने मिल जाती है। यूनिट टेस्टिंग पे आप काम कर सकते हैं। मोस्टली जहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो हमको तो सेपरेटली यहाँ पर टेस्टर ये सारी चीज़ें करके दे देते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज में जो सब कुछ आप ही को करना पड़ता है। तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं, मोचा यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक और पैकेज आता है, मैं उसका नाम भूल गया क्योंकि मैं ज़्यादा टेस्टिंग पे काम नहीं करता हूँ, मगर आप चाहें तो यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मोचा है और एक दो है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। अब इसको कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग अपने आप में एक टॉपिक है, ईजिली जो है समझ में नहीं आता है, और काफ़ी सारे इसमें भी सेटअप होते हैं, तो उसमें भी आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर। क्या आपको टाइपस्क्रिप्ट आना चाहिए या फिर आपको सीखना चाहिए? देखिए, अगर आप एडवांस Node.js डेवलपर बनना चाहते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट आपको आना चाहिए। ऑलरेडी एंगुलर के साथ में ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, और नेक्स्ट.js के साथ में भी ये काफ़ी पॉपुलर अभी के टाइम पे हो रही है, और एटलीस्ट 1 से 2 प्रोजेक्ट तो आपको देखने मिल ही जाएंगे टाइपस्क्रिप्ट में। और Node.js के साथ में भी ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है, लेकिन मोस्टली जो है लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ में प्रेफर करते हैं। लेकिन जो एडवांस लेवल कंपनीज होती है, वो स्ट्रिक्ट टाइप पे ज़्यादा काम करती है, और टाइपस्क्रिप्ट हमको क्या करता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, और इसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए काफ़ी पॉपुलर है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आना चाहिए। तो टाइपस्क्रिप्ट आपको अलग से सीखना पड़ेगा। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो बेसिक ठीक है,
उसके बाद में टाइपस्क्रिप्ट भी आपको सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको इसको एक्सप्रेस या फिर मीटियोर के साथ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और अभी के टाइम के हिसाब से तो आप सीख ले तो ज्यादा बेटर है। आप जो भी कंपनी में काम करेंगे लास्ट में तो आपको एक ना एक प्रोजेक्ट इसके अंदर देखने मिल जाएगा जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट से थोड़ा थोड़ा आप इसमें सीखते चलेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। डायरेक्ट इस पर जंप मत करिए, पहले नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के साथ में करिए, फिर उसके बाद में आप टाइपस्क्रिप्ट पर जंप करिए। इसी के साथ में देखिए आप माइक्रो सर्विसेज पे भी काम कर सकते हैं, डॉकर पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें सीखने को, सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है क्योंकि स्टार्ट में देखिए स्टार्ट हम बेसिक से कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है टाइम के हिसाब से आएंगी। तो मेक श्योर आप क्या करें, बेसिक जावास्क्रिप्ट देखिए, उसके बाद में फिर आपको नोड.जेएस देखना है। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो नोड.जेएस का आर्किटेक्चर देखिए, बिहाइंड द सीन वो कैसे काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट एक्सप्रेस के साथ में जंप कर सकते हैं और वहां पर रेस्ट एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आ जाएंगे उसके साथ में डेटाबेस के लिए आप पहले शुरू मोंगोडीबी का इस्तेमाल करिए, काफी इजी पड़ेगा। और अगर आपको माईसीक्वल ज्यादा अच्छे से आता है तो फिर आप माईसीक्वल के साथ में भी जा सकते हैं। ये दोनों डेटाबेस आपके कवर हो गए तो फिर आप क्या करें, सॉकेट के ऊपर जंप करें। जैसे आपको सॉकेट अच्छे से समझ में आए तो एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन आप उसमें क्रिएट करिए, जैसे कि अमेजॉन या फिर जो भी आपकी मॉडर्न डे सोशल नेटवर्क है उसका एक क्लोन आप जो है बैकएंड में बनाने की कोशिश करिए। अगर सक्सेसफुली वो बन जाए तब आप क्या कर सकते हैं, एडवांस लेवल टॉपिक पे काम कर सकते हैं, जैसे कि डॉकर हो गया या फिर माइक्रो सर्विसेज हो गया, या फिर आप मान लीजिए पोस्टग्रेस डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्टिंग पे काम कर सकते हैं, फिर टाइपस्क्रिप्ट पर आप काम कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी के ऊपर भी आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट आउट जरूर करें, फिर मैं ट्राई करूंगा इस पर भी एक जो है डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बना के अपलोड करूँ।